आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 14 शुरू करने से पहले आप सभी को शुक्रिया कहना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपनी समीक्षाएं देकर बेताबी तेरे इश्क की को प्यार दे रहे हैं, इससे हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही साथ बने रहे तो आसानी होगी हमारे लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं फिर भाग 14 के अंदर। युवराज का अंतिम संदेश श्री काफ़ी देर से पढ़ रही थी। युवराज ऑफलाइन जा चुका था, लेकिन श्री की आंखें युवराज के संदेश पर ही गड़ी हुई थी। तभी रतन उठ बैठी और आंखें छोटी करते हुए बोली, श्रीदी, तुम्हारे और युवराज सर के बीच क्या चल रहा है? रतन का प्रश्न सुनकर श्री चौंक गई। उसने हड़बड़ाहट में कहा, तुम अब तक सोई नहीं? मैं तो हर रात देर से ही सोती हूँ दी। श्री ने रतन की तरफ देखा तो रतन बोली, हर रात क्यों मोबाइल में देखते हुए देखती हूँ तुम्हें। कि क्या बोल रही हो तुम रतन? कुछ भी नहीं दी। मुझे लगा था शायद कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे देर रात तक तुम बातें करती हो, लेकिन आज क्या दी? अब तो बनो मत। मैंने देखा था युवराज सर को तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है रतन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बात किसी और की होती तो मुझे भी गलतफहमी लगती दी, लेकिन ये युवराज भार्गव हैं दी। उनके बारे में कौन नहीं जानता। वो कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते और उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ था। श्री चुप रही। रतन ने आगे कहा, कड़ी से कड़ी जोड़ना मुश्किल काम नहीं है दी, लेकिन तुम बताओगी तो अच्छा लगेगा। श्री ने फ़ोन रखकर कहा, रतन, पंडित जी मुझे पसंद करते हैं। रतन खुशी से उछलकर बोली, सच्ची? श्री ने उसे चुप करवाते हुए कहा, क्या कर रही हो रतन? तनु और राशि जाग जाएंगी और उन दोनों को कुछ भी पता चला तो मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा। रतन ने अपने उत्साह को संभाल लिया और श्री के सामने आ बैठी। सच्ची दी? युवराज सर, मतलब युवराज भार्गव मेरी दी श्रद्धा यादव को पसंद करते हैं? लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? रतन बड़ी हैरानी और उत्साह से होठों को गोल गोल करते हुए बोल रही थी। श्री ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, एक दुर्घटना से ये कहानी शुरू हुई और श्री यादों में खो गई। युवराज से पहली बार टकराना और वो सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। रतन ने उसे हिलाते हुए कहा, सपने बाद में देख लेना दी, पहले मुझे सब कुछ बताओ। वो उन्होंने गलती से मेरा स्पर्श कर लिया था। श्री के गाल लाल होने लगे थे। श्री ने चुंबन वाली बात को छोड़कर बाकी सारी बातें रतन को बता दी। रतन ध्यान से सुनती रही और श्री की बात खत्म होने पर श्री के गले लगकर बोली, दी, मेरा मन पार्टी करने का है। कितनी खुशी की बात बताई है तुमने आज। चुप कर, मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। रतन अब हैरान हो गई। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। रतन अब और ज़्यादा परेशान हो गई। क्या कह रही हो दी? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम उन्हें कितना पसंद करती हो, और वो भी तुम्हारे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने वाले। इसके लिए चाहे वो उम्र भर अकेले क्यों ना रहें। तो फिर तुमने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे रतन। तुमने पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन इसके आगे इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। लेकिन क्यों दी? एक मिनट, तुम ये तो नहीं सोच रही कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे? श्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो रतन कहने लगी, युवराज भार्गव के लिए भला कोई कैसे मना कर सकता है दी? तुम अपने कयास लगाती रहो, मैं सोने जा रही हूँ। श्री ने कंबल खींच ली और लेट गई, लेकिन आज रतन की नींद उड़ चुकी थी। रतन ने 2-3 बार श्री को उठाने की कोशिश की, लेकिन श्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो भी लेट गई। अगली सुबह पुष्पा जी उठकर साफ सफाई कर रही थी। श्री उठ चुकी थी और वो अपनी माँ की मदद कर रही थी। प्रेम जी गहरी नींद में थे, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। पुष्पा जी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई। प्रेम जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने श्री से कहा, ए बाबू, तने देखा था किसके इतना सबेर बेचैनी हुआ है कि पापा का फ़ोन बजाया जा रहा है? श्री ने कमरे में जाकर प्रेम जी का फ़ोन देखा और पुष्पा जी को फ़ोन लाकर पकड़ा दिया। मम्मी, बुआ दादी का फ़ोन है। पुष्पा जी फ़ोन लेते हुए बोली, इनके क्या हो गया? पुष्पा जी ने फ़ोन उठाकर बोली, प्रणाम बुआ जी। अरे प्रणाम तो होता रहेगा, कब से फ़ोन लगा रहे हैं हम। बबुआ फ़ोन काहे नहीं उठा रहा? वो सोए हुए हैं बुआ जी। कहिए इतना सवेरे का काम पड़ गया इनसे? का काम पड़ गया? हमसे पूछ रही हो दुल्हन? कब से आके बस स्टैंड में बैठे हैं? ये नतिया बस वाला इतना सुबह उतार दिया है, अब बबुआ फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ अब बगारो आ गई हैं? पुष्पा जी ने चौंक कर कहा। उनकी आवाज़ ऊँची हो गई थी। तो और कहाँ, ये बुढ़िया के कोने पूछने वाला नहीं है, इसीलिए बुलाया था हमको।
बुआ जी नाराजगी में कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन पुष्पा जी को पिछले दिनों हुई घटनाएं याद आने लगी थी। उनकी वजह से यादव परिवार में दरार आ गई थी। उनकी वजह से प्रेम और पुष्पा जी पर उंगली उठी। उनकी वजह से तनु दोराहे पर आ खड़ी थी। अगर समय पर तनु ने अपना फैसला ना बदला होता तो आज तनु बड़ी गलती कर चुकी होती। अपनी सोच में गुम पुष्पा जी कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी बुआ जी की कड़कती आवाज आई, दुल्हीन, अब बबुआ आएगा हमको लेने कि यहीं बैठना पड़ेगा हमको भूखे प्यासे। पुष्पा जी ने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, तनी इंतजार करिए बुआ जी, भेजते हैं इनको। इतना कहकर पुष्पा जी ने फोन काट दिया। पुष्पा जी ने श्री को देखा। श्री भी बुआ जी के नाम से परेशान हो गई थी। पुष्पा जी ने श्री के गाल छुए और बोली, अब बुआ जी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी बाबू, तुम चिंता मत करो। जाओ अपना बहन लोग को उठा दो। हम तुम्हारा पापा को उठा दें, नहीं तो बुआ जी आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देंगी। श्री अंदर चली गई। उसने नाश्ता तैयार कर दिया था। तभी प्रेम जी बुआ जी को लेकर घर आए। पुष्पा जी ने अनमने होकर बुआ जी के पैर छुए। श्री पानी लेकर आई और बुआ दादी के पैर छूकर बोली, प्रणाम बुआ दादी, कैसी हैं आप? हम तो आप ही एकदम ठीक हैं, अब आगे का भगवान जाने। बुआ जी अपनी बातें सुनाने में मग्न हो गई। उनकी नजरें शायद तनु को ढूंढ रही थी, लेकिन तनु के साथ रतन और राशि भी सोई पड़ी थी। श्री के उठाने के बावजूद भी वो तीनों नहीं उठी थी। आके बुआ जी से रहा नहीं गया, वो बोल उठी, घर में इतना शांति काहे लग रहा है दुल्हीन? कहाँ गए सब लड़की? वो लोग अभी उठी नहीं है बुआ जी। पुष्पा जी ने कहा, आहे अभीले सोए हुए हैं सब, इतना देर हो गया, कब के 6 बजा था, अब ये लड़की सब उठी नहीं है, ये लक्षण सही नहीं है दुल्हीन। पहले की बात होती तो पुष्पा जी बुआ दादी की बातें हंसकर टाल देती, लेकिन आज उन्हें बुआ दादी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बेमन से उनकी बातें सुनकर उनके पास बैठी हुई थी। ए बाबू, बुआ जी खातिर चाय बना दो, उठा दो वो लोग को भी, देर हो जाएगा सबका तो दिक्कत होगा। तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, पापा के साथ ही चली जाना आज। पुष्पा जी ने बुआ जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए श्री से कहा। श्री भी सर हिलाकर किचन में चली गई। बुआ जी के घर के बदले माहौल को समझने के प्रयास में थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अब यादव परिवार में उनके लिए बहुत कुछ बदल चुका था। घर में बुआ जी और पुष्पा जी के अलावा कोई नहीं था। बुआ जी सफ़र की थकान की वजह से आराम कर रही थी और पुष्पा जी परेशान सी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी प्रेम जी ने बुआ जी को यहाँ क्यों बुलवा लिया। प्रेम जी भी दुकान पर जा चुके थे, इसीलिए पुष्पा जी को उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वो शाम के इंतज़ार में थी ताकि जब प्रेम जी घर आएँ तो वो अपने सवालों के जवाब ले सकें। दूसरी ओर रतन का मन स्कूल में नहीं लग रहा था। वो श्री और युवराज के बारे में जानने के लिए उत्साहित थी और बेचैन भी। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि युवराज और श्री एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इस बात से परेशान भी थी कि आखिर श्री ने युवराज के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। श्री ने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन जब तक उसे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठ सकती। उसे संजय की याद आई और उसने संजय को मैसेज कर दिया। सिटी पार्क में झील के किनारे संजय और रतन बैठे थे। रतन के हाथ में आइसक्रीम का कोन था जिसे उसने खाना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन संजय ने आधे से ज़्यादा आइसक्रीम ख़त्म कर ली थी। अरे रतन जी, आप तो खा ही नहीं रही, आइसक्रीम पिघल जाएगी। रतन ने छोटी आंखें करके संजय को देखकर कहा, शर्मा जी, मैंने आपको यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं बुलाया है। अरे हाँ, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको पता है ट्यूशन बीच में छोड़कर आया हूँ मैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हो? रतन ने हैरानी से कहा, जी नहीं पढ़ाता हूँ। संजय ने आराम से कहा, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी है ट्यूशन पढ़ाने की? भार्गव परिवार के सदस्य हैं आप। श्री ने अगला सवाल पूछ लिया। संजय ने रतन की तरफ देखा और नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं भार्गव परिवार का सदस्य नहीं हूँ रत्ना जी। ये अलग बात है कि इस परिवार ने कभी मुझे पराया नहीं समझा। दादाजी ने मुझे पंडित जी की जिम्मेदारी एक बड़े भाई की तरह सौंपी थी। हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन पंडित से उम्र में बड़ा हूँ मैं। पंडित मेरा सम्मान करता है और एक दोस्त की तरह प्रेम भी। रतन की आंखें अभी भी आश्चर्य में फैली हुई थी। संजय ने आगे कहा, मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तब मैं 10 वर्ष का था और पंडित 9 वर्ष का। दादाजी ने आश्रय दिया, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए दादाजी ने मुझे युवराज की जिम्मेदारी देकर कहा, हम आप पर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं कर रहे संजय। हमारे पोते को एक साथी की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें और हमारे निर्देश के अनुसार उनके लिए कार्य करें। उन्होंने मुझ में और युवराज में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। हमारी शिक्षा एक समान हुई। पंडित ने अध्यापन कार्य चुना और सफल भी रहा। मैं पंडित की छाया बनकर हमेशा उसके साथ रहता हूँ। रतन ने गौर से सारी बात सुनी।
आप बहुत अच्छे इंसान हैं शर्मा जी। ये सब जानकर आपके प्रति इज्जत बढ़ गई मेरे मन में। संजय मुस्कुरा दिया। फिर रतन ने कहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि किसी की छाया बनकर आप पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। युवराज सर भी अब वयस्क हैं, जो अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अब आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मेरा जीवन पंडित से जुड़ा है रतन जी, और मैं खुश हूँ। रतन ने ज़्यादा आगे कुछ नहीं कहा। वो अचानक ही माथे पर हाथ मारकर बोली, आप बिना बातों में उलझा देते हैं शर्मा जी। मैं तो भूल ही गई कि मैंने आपको क्यों बुलाया था। हाँ, आपने बुलाया क्यों था? रतन ने संजय की नज़रों में घूर कर देखते हुए कहा, वैसे तो आप युवराज सर के बड़े शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन आपको मित्र की दुर्दशा नज़र नहीं आती। आप किस विषय में बात कर रही हैं? आप बचपन से युवराज सर के साथ रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि युवराज भार्गव किसी से इश्क में है? संजय ने आंखें छोटे करते हुए कहा, आपको श्री जी ने बता दिया? आपको श्रीदी के बारे में पता है? रतन ने ऊंची आवाज़ में हैरान होते हुए कहा। संजय ने टांगे पसार दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पंडित के विषय में स्वयं पंडित भी उतना नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूँ, तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। रतन ने उसकी खामोशी से जाने क्या समझा। वो बोली, ओ, सब जानते हुए भी आप चुप हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहते ही नहीं कि मेरे दियो युवराज सर एक हों या उनकी शादी हो। क्या बोल रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? ये तो आपको पता होगा ना संजय शर्मा जी। शायद आपको मेरी दी पसंद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर शायद ये कि श्रीदी एक ब्राह्मण कन्या नहीं है, इसीलिए वो आपको आपके प्रिय मित्र के लिए अयोग्य लग रही हैं। रतन ने ताना कसते हुए कहा तो संजय ने चिढ़ते हुए कहा, मेरे मित्र ने जिस कन्या को पसंद किया है वो उसके लिए पूरी तरह से योग्य है, इसीलिए आप अपने मस्तिष्क को विश्राम दें। रतन नरम पड़ गई। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? जब कन्या ने ही पंडित का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? रतन सोच में पड़ गई। फिर कुछ पल बाद बोली, दी ने मुझसे इस बारे में बात करने से मना कर दिया है, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। क्या आप जानते हैं कि दी ने मना करने का कारण क्या बताया? संजय चुप हो गया। फिर कहा, श्री जी और पंडित के बीच क्या बात हुई तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कई बार पंडित से जानने का प्रयास किया, लेकिन उसने बस इतना कहा कि श्री जी का अपना फैसला है और वो उनका सम्मान करता है। रतन चुप हो गई। ये बात उसके समझ से बाहर की थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि श्री ने युवराज को मना क्यों किया होगा। बुआ जी के आ जाने के कारण श्री जल्दी घर नहीं जाना चाहती थी। प्रेम जी ने श्री से घर चलने को कहा तो श्री ने जवाब दिया, पापा मुझे ज़रा मार्केट में कुछ काम है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। प्रेम जी ने श्री से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और घर के लिए निकल गए। श्री अपने बुटीक से निकलकर सीधे जगन्नाथ मंदिर पहुंची। उसने वहां स्कूटी पार्क की और अंदर चली गई। मंदिर के मनोहारी दृश्य को देखकर उसका मन शांत हो गया। मंदिर प्रांगण में बने सरोवर की तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। वो सीमेंट के बने बेंच पर बैठ गई। जाने उसके मन में क्या आया, उसने उस सुंदर से तालाब की एक तस्वीर ली और अपना स्टेटस अपडेट कर लिया। वो फ़ोन अपने बैग में ही डालकर अपना सर पीछे टिकाकर आराम से बैठ गई। आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर था। फूलों की क्यारियों में फूल हवा के झोंकों से हिलौरे ले रहे थे। पास के तालाब में मछलियाँ अटखेलियाँ कर रही थी। छोटे बच्चे उन मछलियों को देखकर उछलकर खुश हो रहे थे। श्री के चेहरे पर राहत दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगी। तभी कोई आकर उसके बगल में बैठा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। श्री ने बंद आंखों के साथ कहा, पंडित जी। श्री ने आंखें खोल दी। सामने युवराज अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। युवराज को सामने देखा बैठकर श्री को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पंडित जी, आप यहाँ कैसे? श्री ने हैरान होते हुए पूछा। भूल गई आपने ही तो बुलाया है, युवराज ने शरारत से कहा। मैंने कब बुलाया? श्री ने आंखें छोटी करके कहा। युवराज हंस पड़ा। आपको प्रसन्नता नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? श्री सीधा सामने देखती रही। आपको यदि आपत्ति है तो मैं प्रस्थान करता हूँ। युवराज ये कहकर उठने को हुआ, लेकिन श्री ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर जोर से दबा दिया और युवराज की तरफ घूमकर बोली, आपने ही कहा ना कि मैंने आपको बुलाया है, तो मेरी अनुमति के बिना आप यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकते। युवराज हंस पड़ा और श्री के साथ बैठ गया। कुछ देर दोनों बिना एक दूसरे को कुछ शब्द कहे चुप रहे। फिर युवराज ने कहा, परिस्थितियों से भागना समस्या का हल नहीं होता श्री जी, उनके सामने हिम्मत से खड़ा होना पड़ता है। समस्याएं हल होने का रास्ता स्वयं ही ढूंढती हैं। श्री ने युवराज को कुछ पल देखा, फिर बोली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी परिस्थिति से भाग रही हूँ?
आप शाम को इस पैर हमेशा अपनी माताजी के साथ चाय पीती हैं, अपनी बहनों के साथ दिन भर का विवरण लेती हैं, लेकिन आज आप घर ना जाकर यहाँ अकेली बैठी हैं, मानो आप आज घर ही नहीं जाना चाहती। मानना पड़ेगा पंडित जी, आप बहुत ही गहराई से मेरे बारे में जानते हैं। मैं बहुत प्रभावित हुई आपसे। प्रभावित तो आप बहुत पहले से हैं श्री जी, किंतु स्वीकार नहीं करती थी। आज आपने स्वीकार भी कर लिया। मेरे शरीर में रक्त संचार तीव्र हो गया आपकी बात सुनकर। श्री ने झेपते हुए इधर उधर देखा और फिर संयमित होकर बोली, आप फ्लर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं तो अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा हूँ आपके समक्ष। एक ही बात हुई। एक ही बात नहीं हुई श्री जी। फ्लर्ट अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ ढूंढे तो 10 अर्थ मिल जाएंगे। इस शब्द का एक अर्थ निश्चित नहीं। फिर एक ही बात कैसे हुई श्री जी? अच्छा बाबा, आपके समक्ष हार गई मैं पंडित जी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। मेरी संगत में रहिए, संस्कृत के भी श्लोक सीख जाएंगी। श्री चुप हो गई। अब उसका मूड भी बहुत अच्छा था। आप चाहें तो भी फ्लर्ट कर सकती हैं मेरे साथ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। श्री के गालों पर सुर्खी छा गई। उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पंडित जी कुछ भी बोलते हैं आप शर्मा तो ऐसे रही हैं जैसे मैंने आपको आपके प्रेम का प्रदर्शन करने को कह दिया हो। एक ही बात है। श्री अचानक युवराज की तरफ देखने लगी तो युवराज ने नाम में सर हिला दिया। फिर श्री और युवराज दोनों ने श्री का अधूरा वाक्य पूरा किया। नहीं है, एक ही बात नहीं है। श्री हंस पड़ी। युवराज की नजरें श्री के चेहरे पर टिक गई थी। उसकी नजरें श्री के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो असहज होकर श्री ने ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा, पंडित जी उस तालाब की गहराई कितनी होगी? आपकी आंखों से कम ही होगी श्री जी। युवराज ने जवाब दिया तो श्री के पेट में मानो तितलियां उड़ने लगी। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते पंडित जी? आपका सवाल ही ऐसा था श्री जी। मेरे सामने आप बैठी हैं तो भला मैं इस तालाब की गहराई नापने क्यों जाऊं? आप अनुमति दें तो आपकी आंखों की गहराई में छुपे रहस्य ढूंढ सकता हूँ। आपको ये सब शोभा नहीं देता पंडित जी। क्या शोभा नहीं देता? श्री ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, फ्लर्टिंग। इस बार युवराज हंसा, फिर बोला, मैंने कोई छिछोरापन नहीं दिखाया। मैं तो अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा हूँ, जिसका अवसर बहुत ही कम प्राप्त होता है मुझे। और आपके समक्ष तो मेरी हर सीमा समाप्त हो जाती है। आपके सामने मैं कुछ भी करने को स्वतंत्र हूँ। श्री ने गहराई से सांस लेकर कहा, पंडित जी क्या यह संभव नहीं कि आप किसी अच्छी लड़की के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं? युवराज के चेहरे के भाव बदल गए। अब तक युवराज हल्के फुल्के मूड में श्री के साथ बातें कर रहा था, लेकिन श्री की ये बात सुनकर वो पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने अपना चेहरा श्री के चेहरे के एकदम करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, नहीं, ये संभव नहीं। अन्य शब्दों में कहूँ तो ये असंभव है। श्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। युवराज को एहसास हुआ कि श्री घबरा गई है तो उसने अपना चेहरा पीछे किया और सीधा होकर बैठ गया। श्री समझ चुकी थी कि उसे युवराज से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब कई कई शब्द वापस नहीं ले सकती थी। श्री युवराज के चेहरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए कुछ सोच रही थी। अब आपको घर जाना चाहिए श्री जी, रात्रि हो चुकी है। श्री कोई जवाब देती उसके पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। पुष्पा जी फ़ोन कर रही थी। श्री ने फ़ोन उठाया। उधर से पुष्पा जी बोली, बाबू कहाँ हुआ जी, अभी तक घर नहीं आई तू? रात हो गया है बाबू। मम्मी घर में सब ठीक है ना? हाँ बाबू, काहे पूछ रही हो तुम? कब ले आओगी जी? मम्मी वो बात यह है कि मेरी एक सहेली मुझसे रूठ गई है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाती हूँ, डिनर करवाती हूँ। युवराज ये सुनकर श्री को देखने लगा। पुष्पा जी की आवाज़ फ़ोन से बाहर भी स्पष्ट सुनी जा सकती थी। पुष्पा जी की आवाज़ में चिंता थी। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है बाबू, लेकिन जल्दी घर आ जाना। जब तक तुम घर नहीं आती बेचैनी ही रहेगा। चिंता मत करिए मम्मी, मैं जल्दी से जल्दी आती हूँ। बुआ जी ने पुष्पा जी से पूछा, कहाँ हुआ दुल्हन, कहाँ है श्रद्धा, कब ले आएगी? आ जाएगी बुआ जी, आप फिक्र मत करिए। 5 बरस की लड़की नहीं है अबू, अपना आप को संभालना आता है उसको। पुष्पा जी ने यथासंभव अपनी आवाज़ को संयत करते हुए कहा और किचन में चली गई। रतन भी अपनी माँ की मदद करने में किचन में चली गई। वो भी आज 1 घंटे देर से आई थी, जो बुआ जी की नज़रों से बच नहीं सका था। राशि और तनु अंदर पढ़ाई कर रही थी। प्रेम जी कुछ सामान लाने गए हुए थे। मौका देखकर बुआ जी तनु के पास जाकर बैठ गई। राशि उन्हें कमरे में देखकर थोड़ी चौंकी। उसने तनु को एक नज़र देखा और अपनी किताबें लेकर बाहर जाने लगी। मैं मम्मी के कमरे में पढ़ लूँगी। बुआ जी यही तो चाहती थी कि उन्हें तनु के साथ एकांत मिल जाए। जब से वो यहाँ आई थी तनु उनसे दूर दूर ही थी, इसीलिए बुआ को खुद ही चलकर तनु के पास पहुँच जाना था। क्या बात है बिटिया, बुआ दादी से नाराज़ होगा? जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, हमरा पास ही नहीं आ रही हो।
बुआ जी प्रेम पूर्वक बोली। तनु कुछ पल से कमज़ोर पड़ गई। उनके हकलाते हुए कहा, नहीं तो बुआ दादी, मैं क्यों नाराज़ होने लगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि हमको फ़ोन करना काहे छोड़ दे तुम। पहले रोज़ दिन में 3-4 बारी बात करती थी, लेकिन 15 दिन से एको बारी फ़ोन नहीं की तुम। बुआ जी अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश में थी। वो बुआ दादी, एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना मेरे। तनु एक हद तक संभल चुकी थी। बुआ दादी ने एक बार फिर तनु के दिमाग के साथ खेल खेलना शुरू किया। देखी, हम कहते थे ना, ये प्रेमवा उसका मेहरारू को तुम दोनों बहन का तनियो चिंता ही नहीं है। बताओ, ए समय तक जवान लड़की घर से बाहर है, ये दोनों को कोनो चिंता नहीं है। अपने दोनों बेटी घर में है ना। श्री अपना बेटी होता तो ये लोगों ऐसे चुप रहता। तनु बुआ दादी की बातें सुन रही थी और बुआ दादी तनु को फिर से अपने विश्वास में लेने का प्रयत्न कर रही थी। तनु को आज बुआ दादी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तनु के अंदर धैर्य की कमी थी, जिसका फ़ायदा बुआ पहले उठा चुकी थी, लेकिन यही कमी आज बुआ दादी पर भारी पड़ रही थी। बुआ जी प्रेम और पुष्पा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रही थी, लेकिन आज ये सारी बातें तनु के बर्दाश्त के बाहर थी। फिर भी तनु बुआ जी की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। उसके कानों में प्रेम जी की बातें चल रही थी। देखो बाबू, बुआ जी के साथ किसी भी तरह का बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, और ना ही उनको किसी तरह का कोई जवाब देना। उनको उनका गलती का एहसास अपन आप होगा। वो खुद बोलेंगी कि वो ये सब काहे की। तनु चुप बैठी हुई बुआ जी की जहरीली बातें सुन रही थी। बुआ जी लगातार बोलती जा रही थी, तुम और तुम्हारी दीदी तो एकदम मूर्ख हो। तुम लोग को दुल्हन का चालाकी नहीं दिखता। गांव का सब जमीन का कागज़ पत्थर भर भी ये लोग का पास है। सब बेच बाच के अपने बेटी लोग का नाम पर फिक्स कर देगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन क्या अपने बेटी लोग का नाम पर फिक्स कर रहा है जी। बुआ जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दरवाजे पर प्रेम जी खड़े थे। श्री युवराज को रेस्टोरेंट ले गई। युवराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन वो श्री के सामने अपना उत्साह दिखाना नहीं चाहता था। श्री ने खाना ऑर्डर किया और युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज ने 1-2 बार इधर उधर देखकर श्री को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन श्री मुस्कुराकर युवराज को देखती रही। युवराज ने बिना किसी भाव के पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं श्री जी? अपनी दृष्टि से केवल आप ही मुझे असहज करने का अधिकार तो नहीं रखते पंडित जी। किंतु मैंने कब कहा कि मैं असहज हो रहा हूँ? तो फिर? श्री ने हैरानी से युवराज को देखते हुए कहा। युवराज ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और बिना किसी भाव के बोला, मैं तो चाहता ही हूँ कि आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, लेकिन आप है कि मुझ पर और मेरी प्रेम पर दृष्टि ही नहीं डाल रही। श्री अब थोड़ा गंभीर हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और नजरें नीची हो गई। युवराज ने श्री के हाथ थामकर कहा, आपकी झुकती हुई पलकें पसंद है मुझे, लेकिन तब जब आप शर्माती हो। ऐसे किसी ग्लानि भाव से आपको अपनी दृष्टि नीची करने की आवश्यकता नहीं है श्री जी। श्री के चेहरे का रंग लौट आया था। श्री ने धीरे से कहा, पंडित जी। जी श्री जी, कुछ भी नहीं। श्री ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा और युवराज ने नजरें हटा ली। युवराज मुस्कुरा दिया, श्री जी, हम दोनों ने वो बातें कर ली हैं जो हमारे बीच नहीं हो सकती, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो सकती हैं। मतलब इसका अर्थ ये है श्री जी कि आप अपने हृदय से नकारात्मकता निकाल दें। आप विवाह नहीं कर सकती, लेकिन आपको मेरी उपस्थिति से खुशी मिलती है। आप स्वयं को मुझसे दूर रखना चाहती हैं, लेकिन आप स्वयं ही मेरे समीप भी आना चाहती हैं। आप फिर से वही बातें दोहराना चाहती थी जो आप बहुत पहले ही मुझे कह चुकी हैं। आप केवल मेरी कई बातें याद रखें जो संभव नहीं अथवा जो हो नहीं सकता, वो सोचकर दुखी होने से अच्छा है जो हो सकता है उसका आनंद उठाएं। जैसे इस क्षण का आनंद उठाइए, भविष्य के बारे में विचार कर दुखी होने की आवश्यकता नहीं। श्री के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो किसी कश्मकश में हो। युवराज ने भाप लिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? श्री ने नाम में सर हिला दिया, लेकिन श्री के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। खाना आ चुका था। युवराज और श्री ने खाना शुरू किया। श्री की नज़रें युवराज पर ठहर जा रही थी। युवराज को ये बात समझ आ चुकी थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो श्री को असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था। वो श्री के दिल में उठ रही भावनाओं को समझ रहा था, किंतु वो निश्चिंत था। समय का कोई अभाव नहीं था। कम से कम आशी की शादी तक वो श्री को समय देने वाला था। आज पहली बार दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा और लंबे समय बिताया। श्री युवराज के आकर्षण में और बनने लगी थी, लेकिन उसने जो फैसला किया उसमें पीछे हटना भी मुश्किल था। इसीलिए उसके दिल में उलझनें बढ़ने लगी थी। श्री अपनी स्कूटी ले आई। मैं आपको घर छोड़ दूँ? नहीं श्री जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। श्री ने प्रश्न भरी दृष्टि से युवराज पर डाली तो युवराज ने दूसरी तरफ इशारा किया। संजय गाड़ी के साथ खड़ा था। बहुत रात हो गई है श्री जी, आप गाड़ी में चलिए, संजय अपनी स्कूटी ले आएंगे। श्री मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि घर में बुआ जी भी हैं। उन्होंने युवराज और संजय को देखा तो अच्छा नहीं होगा।
इसीलिए उसने कहा, पंडित जी बोकारो शहर अब सुरक्षित है, मैं चली जाऊंगी, आप कष्ट ना करें। संजय ने कुछ कहना चाहा लेकिन युवराज ने इशारे से मना कर दिया। श्री ने दोनों से विदा ली और स्कूटी स्टार्ट कर निकल गई। युवराज ने संजय से कहा, चलिए संजू, श्री जी को घर छोड़कर आते हैं। संजय ने बोहें सिकोड़कर युवराज को देखा तो युवराज आगे बढ़कर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। श्री की स्कूटी आगे थी। रात के 10 बज चुके थे, बाजार खुले थे, लेकिन सेक्टर की गलियां सुनसान हो चुकी थी। श्री कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जल्दी ही उसे स्कूटी के साइड मिरर में युवराज की कार नजर आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सारा डर भी गायब हो गया। वो अपने घर की गली में मुड़ने से पहले रुकी और मुड़कर हल्का सा सर झुकाकर हाथ हिला दिया। युवराज ने भी खिड़की से बाहर हाथ निकाला और श्री को जाने को कह दिया। श्री आगे बढ़ गई। श्री के घर के बाहर का लोहे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ युवराज के कानों तक पहुंच गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद युवराज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और भार्गव निवास की तरफ बढ़ गया। पंडित बे, आज रतन जी मिली थी मुझसे, संजय ने बताया, लेकिन युवराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो श्री के साथ के सुखद पलों में गुम था। रतन जी जान चुकी हैं कि तुम श्री जी को पसंद करते हो। इस बार युवराज चौंका। संजय ने आगे कहा, अब वो कारण पता लगाने में जुटी हैं कि श्री जी ने तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार क्यों कर दिया। युवराज ने हैरानी से कहा, आपने क्या कहा संजू? कहीं आपने इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं पंडित कि रतन जी को ये कहूँ कि श्री जी के ना करने का कारण वो उनकी बहनें और उनके माता पिता हैं। युवराज ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। श्री जब घर पहुंची तो देर रात हो चुकी थी। पूरा परिवार डिनर कर चुका था। सभी हॉल में इकट्ठे बैठे हुए थे। आज से पहले श्री को इतनी देर कभी नहीं हुई थी। वो मन ही मन थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी परेशानी का कारण बुआ जी थी। वो जैसे ही अंदर आई, पुष्पा जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और श्री की तरफ आते हुए बोली, आज तो बहुत देर कर दी बाबू, तुम खाना खाई हो कि नहीं? नहीं खाई हो तो फटाफट हाथ मुंह धोकर आओ, हम परोस देते हैं। नहीं मम्मी, मैं खाकर आई हूँ, श्री ने धीरे से कहा। बुआ जी की नजरें प्रेम जी पर थी। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रेम जी जरूर श्री को डांट लगाएंगे। मन ही मन बुआ जी ने कई तरह के विचार बनाने शुरू कर दिए थे। प्रेम जी अपनी जगह पर खड़े हुए और श्री के पास आकर खड़े हो गए। श्री ने प्रेम जी को चुप देखा तो बोली, सॉरी पापा, आगे से। सॉरी? काहे के लिए सॉरी? प्रेम जी ने मुस्कुरा कर कहा तो श्री के साथ पूरा घर भी मुस्कुरा दिया। प्रेम जी ने आगे कहा, कहीं चोरी करके आई हो कि कहीं डाका डाल के आई हो? नहीं पापा, मैं वो डिनर करने। हाँ, तो दोस्त लोग के साथ खाना खाना अपराध होता है का? नहीं पापा, तो सॉरी का है? मुझे देर हो गई। हम लोग का भी खाना अभी हुआ। डिनर तो डिनर का टाइम पे ही होगा ना। श्री झट से प्रेम जी के सीने से लग गई। प्रेम जी प्यार से श्री के सर पर हाथ फेरने लगे। आप नाराज़ तो नहीं है ना पापा? माँ बाप नाराज़ नहीं होते, वो तो चिंता करते हैं बाबू। ये बात का है कि जब तक बच्चा लोग सकुशल घर नहीं लौट आता, माता पिता भी चैन से नहीं बैठता। लेकिन बच्चा लोग का ज़िंदगी पर हम लोग नियंत्रण तो नहीं कर सकते ना बाबू। और तुम सब पढ़ी लिखी हो, आत्मरक्षा करना भी सीखी हो। कोनो गलत परिस्थिति में तुम लोग अपना आप को संभाल सकती हो। थैंक यू पापा, आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। श्री ने प्रेम जी को ज़ोर से कसते हुए कहा। प्रेम जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, हाँ काहे नहीं, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी बेटी लोग भी तो हैं। रतन और राशि दौड़कर प्रेम जी के गले से झूल गई। तनु एक तरफ खड़ी रही। बुआ जी को यह दृश्य बड़ा अटपटा लग रहा था। उन्हें इस बात का सुकून था कि तनु अब भी दूर नजर आ रही थी। तभी प्रेम जी की नज़र तनु पर पड़ी तो तनु भी मुस्कुराते हुए प्रेम जी से आकर लिपट गई। पुष्पा जी थोड़ी दूर खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। बुआ जी ने यह सब देखा तो मानो उनके तन बदन में आग लग गई हो। बुआ जी उनके पास आकर बोली, बबुआ तो बुड़बक ही था शुरू से, बाकी तुम कब से इतना बुड़बक हो गई दुल्हन? हम कुछ समझे नहीं बुआ जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? पुष्पा जी ने नासमझ बनते हुए कहा। कुछ मत समझो तुम। जब फिर से नाक कटवाएगी ये लड़की सब, तब याद करोगी कि बुआ जी ठीक ही कहती थी। बुआ जी बड़बड़ाने लगी। पुष्पा जी ने बुआ जी की बातों को अनसुना किया और किचन में चली गई। जब वो लौटी तो उनके हाथों में मुट्ठी भर लाल मिर्च थी। उन्होंने प्रेम जी के साथ लिपटी चारों बेटियों के चारों तरफ मुट्ठी भर 5 बार घुमाई और जलते चूल्हे पर डाल दी। उनकी ये हरकत देखकर बुआ जी हैरान रह गई। पुष्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नज़र लग जाती है ना जी, यही खातिर नज़र उतार रहे हैं। और सच में देखिए ना, इतना लाल मिर्चा जलाए हैं, तेरे को धुआं नहीं हुआ, मतलब तो समझिए रहे नहीं आप। नज़र लगा था कोनो जो जल गया। बुआ जी आंखें फाड़ कर पुष्पा जी को देखती रही। पुष्पा जी ने कहा, चलो अब सब लोग अपना अपना बिस्तर पकड़ो, बहुत देर हो गया, जाके सो सब।
पुष्पा जी अपनी बात कह ही रही थी कि प्रेम जी ने उनकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोले, मलकाइन, तुम काहे दूर खड़ी हो? तुम्हारा बिना ये परिवार आधा है और तुम भी हमारा पास आ सकती हो। पुष्पा जी ने शर्म से अपना आंचल अपने दांत में दबा लिया और श्री की पीठ पर अपना सर छुपा लिया। रतन ने पुष्पा जी की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मम्मी, आप अभी भी शर्माती हो? श्री प्रेम जी से दूर हुई और पुष्पा जी के गले लगकर बोली, खबरदार जो किसी ने मम्मी को तंग किया तो। हंसते मुस्कुराते सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हॉल में अकेली बुआ जी रह गई थी। उनका बिस्तर हॉल में लगाया हुआ था। कहाँ था हम सोचे थे कि बबुआ ईशध्या को डांटेगा तो हमको कुछ मौका मिलेगा कहने का। बाकी तो यहाँ तो हम सब साथ साथ हैं का फिल्म बना रहा है। बुआ जी अपने बिस्तर पर करवट बदलती रही। कमरे में रतन, राशि, तनुश्री को घेर कर बैठी हुई थी। दी, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? हम डिनर पर वेट कर रहे थे ना। राशि श्री के गोद में सर रखकर लेट गई और शिकायत करने लगी। तनु भी श्री की बगल में बैठकर बोली, हम सब भी कितने समय से डिनर पर नहीं गए दी। ये गलत बात है, आप अकेली चली गई, हमें भी ले चलती ना। रतन थोड़ी देर तक चुपचाप राशि और तनु की बातें सुनती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, इस संडे को हम पूरे परिवार के साथ डिनर पर जाएंगे। रतन की बात सुनकर तनु और राशि खुश हो गई। पक्का? सच कह रही हो ना रतन दी? राशि ने कहा, इसके लिए तुम दोनों अभी जाकर सो। रतन ने आदेश देते हुए कहा। राशि और तनु मुंह बनाने लगे तो श्री ने कहा, हाँ, हम शॉपिंग पर भी चलेंगे। तनु और राशि खुशी से उछलने लगी। रतन ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन अभी शॉपिंग की क्या ज़रूरत है दी? श्री रतन को आंखें छोटी करके घूर कर बोली, ओके, तो रतन को ज़रूरत नहीं तो रतन नहीं जाएगी। रतन हैरान से श्री को देखने लगी। श्री ने कहा, वो पंडित जी की बहन की शादी में जाने के लिए मैंने सबके लिए कपड़े बनाए हैं, बट बाकी की शॉपिंग तो करनी होगी ना। रतन अपने पुराने कपड़ों से काम चला लेगी ना। रतन ने धीरे से श्री के कान में कहा, ऐसी बात है तो अब तुम मुझे एक नया फ़ोन भी दिलवाओगी, वरना मैं युवराज सर और आपके बारे में इन दोनों को भी बता दूंगी। श्री ने हैरानी से रतन को देखा तो रतन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। श्री हक्के बक्के रतन को देखती रही। राशि और तनु अपनी अपनी जगह पर चली गई। तभी श्री के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। श्री ने फ़ोन देखा, युवराज का संदेश आया हुआ था। इतनी सुंदर संध्या के बाद रात्रि में केवल शुभ ही शुभ है श्री जी। श्री मुस्कुरा उठी। तभी रतन ने चादर के भीतर से कहा, मेरा नया फ़ोन पक्का ना दी? श्री ने उसे एक चपत लगाते हुए कहा, बहुत बदमाश हो गई हो, सो जाओ अभी। रतन हंसते हुए करवट बदल कर सो गई। श्री ने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज टाइप करने लगी। सुबह पुष्पा जी के अलावा किसी को किसी काम की जल्दी नहीं थी। चारों बहनें अस्त व्यस्त घर में इधर उधर पड़ी थी। पुष्पा जी ने किचन में घुसते हुए कहा, आज का बात है जी, तुम लोग को आज सुस्ती वाला कीड़ा काट दिया है का? सब फूहड़ जैसन घूम रही हो, न नहाई धोई हो, न किसी को भूख लगा है। श्री नाइट सूट में ही कमरे से बाहर आई और पुष्पा जी के पीछे से गले में झूलते हुए बोली, आज सबकी छुट्टी है मम्मी, इसीलिए। छुट्टी? कौन चीज़ का छुट्टी जी? आज इतवार है कि नहीं? आज सेक्टर 4 का मार्केट बंद होता है मम्मी, और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं, इसीलिए मैं आज सबको शॉपिंग पर ले जा रही हूँ। पुष्पा जी ने सर हिला दिया। श्री ने कहा, सबको मतलब आपको भी मम्मी, लेकिन हमको कुछ नहीं खरीदना है। फिर भी मम्मी, चलिए ना, मज़ा आएगा। पुष्पा जी ने बुआ जी की तरफ देखा, जिनकी नज़र कब से श्री पर ही थी। पुष्पा जी ने श्री की बात बदलते हुए कहा, अच्छा, अभी जाके उठाओ सबको, तैयार हो, हम नाश्ता बना रहे हैं। तभी रतन उठकर बाहर आते हुए बोली, मम्मी, मैं इडली लेकर आती हूँ, हम सब वही नाश्ता करेंगे और दोपहर का खाना भी बाहर ही खाएंगे। हमारे साथ साथ आपकी भी छुट्टी। आज तुम लोग बड़ा बड़ा प्लान करके बैठी हो जी, आपको भी एक दिन किचन से छुट्टी मिल जाएगी मम्मी, अच्छा ही है ना। पुष्पा जी सोफे पर बैठ गई। तभी प्रेम जी कमरे से बाहर आए। तब पुष्पा जी ने सारी बात प्रेम जी को बताई। प्रेम जी ने सारी बात सुनने के बाद कहा, बेटी लोग का प्लान तो ठीक है, बाकी आज हम बुआ जी को डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। बुआ जी ये सुनकर सतर्क हो गई। हमरा तो लगा कि बाबू भूल ही गया है कि अपना बुआ के यहाँ काहे खाते बुलवाया है। प्रेम जी बुआ जी के पास आकर बैठते हुए बोले, ऐसा बात नहीं है बुआ जी, वो डॉक्टर ही बोकारो में नहीं था बहुत दिन से, हम पता कर रहे थे, 2 दिन पहले ही आया है, तो आज हम नंबर लिए हैं, जल्दी से जल्दी आपका ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएं। बुआ जी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उन्हें अपनी आँख की उतनी नहीं पड़ी थी, उन्हें बस इस परिवार की सुकून भरी जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उनकी नज़र में यह परिवार सामान्य हो ही नहीं सकता था। बुआ जी ने कहा, बाबू, हम सोच रहे हैं कि अपना
छोटका छोटकी को बुला लें, दुल्हन अकेले कितना करेगी, छोटकी आ जाएगी तो दुल्हन का भी मदद हो जाएगा। पुष्पा जी ने हैरान से प्रेम जी की तरफ देखा। प्रेम जी ने बुआ जी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बुआ जी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बुआ जी उस समय तो शांत हो गई, लेकिन अपनी योजना को वे व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। चारों बहनें तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गई। श्री और रतन स्कूटी पर थी तो राशि और तनु बाइक पर। आज बहुत दिनों बाद चारों बहनें एक साथ निकली थी। मोहल्ले से जब चारों एक साथ निकली तो सबकी नज़रें उन चारों की तरफ घूमने लगी थी, लेकिन किसी की परवाह किए बिना ही चारों आगे बढ़ गई। प्रेम जी ने ऑटो बुलवा ली थी। अपने घर पर ताला लगाकर प्रेम और पुष्पा जी बुआ जी के साथ डॉक्टर के पास चले गए। श्री ने स्कूटी बड़े बाजार की तरफ मोड़ ली थी। रतन श्री को कुछ न कुछ बोलकर परेशान किए जा रही थी। आई विश के युवराज सर भी हमें मार्केट में मिल जाएं, फिर वो हमारे शॉपिंग में मदद करें। आपके शॉपिंग बैग्स उठाएं, वो आपके पीछे पीछे चलें और आप शर्माती सी उनके आगे। ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी रतन, पंडित जी भला यहाँ क्या कर रहे होंगे? श्री ने छिड़के देते हुए कहा। ओहो पंडित जी, न युवराज जी न युवराज जी, पंडित जी, ओ हाँ याद आया। मम्मी भी कभी पापा का नाम नहीं लेती ना, इसीलिए तुम भी उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाती। हाय नज़र ना लगे मेरी दी को और मेरी दी के पंडित जी को, रतन ने चिढ़ते हुए कहा। तू अपना मुंह बंद रखेगी? श्री ने नाराज़ होते हुए कहा। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आपने सर को रिजेक्ट क्यों किया ये बता दो। उन्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? श्री ने हल्के से कहा ताकि रतन को सुनाई ना दे। लेकिन रतन ने सुन लिया। मतलब रिजेक्ट नहीं किया? आप मान गई उनसे शादी के लिए? ये मैंने कब कहा? ऐसा कुछ नहीं है दी, प्लीज़ बताओ ना, क्या सोचा तुमने? आधी बात बताकर तुमने मेरे दिमाग में खलबली मचा दी है। मुझे बताओ ना, जब सर तुम्हें पसंद है, सर को तुम पसंद हो, तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती? माना कि वो बड़े लोग हैं, भार्गव हैं, पंडित हैं, लेकिन तुमने क्यों इनकार कर दिया? मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमने की जासूसी की थी, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों डरती हो तुम? वो गाना नहीं सुना, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। रतन स्कूटी के पीछे बैठी बेसुरी सी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगी तो श्री हंस पड़ी। लेकिन आते जाते लोग अजीब तरह से रतन को घूरने लगे, लेकिन इसकी परवाह ना रतन को थी और ना श्री को। श्री ने हंसते हुए कहा, स्कूटी घुमाकर हॉस्पिटल ले चलती हूँ तुझे, पागलों के डॉक्टर के पास। रतन ने श्री की बात अनसुनी करते हुए दूसरा गाना शुरू कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। रतन अपना गाना गाने में मशगूल थी, तब तक श्री ने स्कूटी रोक दी और बोली, मेरी प्यारी रतन बस कर, चल मॉल आ गया। पीछे से राशि ने आकर बाइक रोक दी और रतन से बोली, रतन दी सड़क के किनारे खड़े होकर अपना राग छोड़ो, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, जो मॉल चली आना, तब तक हम तीनों चलते हैं। रतन को कुछ पल कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ में आया तो उसने राशि को घूरते हुए कहा, मतलब कि मैं सड़क पर भीख मांगूं? नहीं दी, मेरा मतलब है कि अपनी गायन कला का प्रदर्शन करो और पैसे कमाओ। राशि ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। तभी तनु ने कहा, यह अलग बात है कि इसे भीख मांगना ही कहते हैं। रतन ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रतन मॉल के अंदर चली गई तो श्री ने राशि और तनु को डांट लगाते हुए कहा, तुम दोनों रतन से माफ़ी मांगो अभी की अभी, वरना मैं कोई शॉपिंग नहीं कराने वाली। राशि और तनु ने एक साथ कहा, नहीं नहीं दी, ऐसा मत करना। ठीक दोनों रतन को पुकारते हुए रतन के पीछे भागी। रतन दी सॉरी। चारों बहनों ने ढेर सारी शॉपिंग की। श्री ने प्रेम जी, पुष्पा जी और बुआ जी के लिए भी शॉपिंग की। चारों बहनों के पास ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हो गए थे। तनु अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेने लगी तो राशि भी उसके पास रुक गई। श्री मॉल में यूं ही घूमने लगी। एक तरफ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी, कई देवी देवताओं की तस्वीरें कांच के फ्रेम में करवा कर रखी थी। श्री का ध्यान राधा कृष्ण की तस्वीर की तरफ गया। वो चलकर तस्वीर के पास आई। मूर्ति में श्री कृष्ण के होंठों से मुरली लगी हुई थी, किंतु उनकी दृष्टि उनके सामने बैठी राधा पर थी। राधा अपनी नज़रें झुकाए जल में देख रही थी, जिसमें श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हो रहे थे। श्री एकटक उसी तस्वीर को देखती रही। कृष्ण मुरली के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राधा से प्रेम किए जा रहे हैं, और राधा उनके प्रेम से अनुभूत होकर भी उनकी तरफ देख नहीं पा रही। वो जल में कृष्ण की छवि देखकर ही प्रसन्न है। श्री उस तस्वीर में खोकर ही रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब रतन के पीछे आकर खड़ी हो गई। भार्गव सर के बारे में सोच रही हो ना दी? श्री चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया दी, तुम खुद ही डर गई तो मैं क्या करूं? श्री ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। रतन उसके पीछे भागते हुए बोली, दी
वो तस्वीर देखकर तुम भार्गव सर को याद कर रही थी ना? रतन। श्री ने रतन को आंखें दिखाई तो रतन ने कहा, मुझे मेरा नाम पता है दी, मैं जो कुछ कह रही हूँ उसका जवाब दो। बोलो, तुम भार्गव सर को याद कर रही थी ना? पंडित जी से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है रतन, इसीलिए बार बार ये सब दोहराना बंद करो। रतन रुक गई और श्री कुछ कदम आगे बढ़ गई। रतन ने पीछे से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हारी ज़बान ने तो ऐसे कह दिया, लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिल ने ये कह दिया कि भार्गव सर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उस दिन तुम्हें ज़बान का झूठा सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थी। रतन ने पीछे से आकर श्री को गले से लगाया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, ज़बान झूठ कह देती है दी, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा ये कभी झूठ नहीं कह सकती। भार्गव सर का नाम तक सुन लेने से जो रंगत आती है तुम्हारे चेहरे पर, वो तुम्हारे दिल का हाल बयां कर देती है। इसीलिए ये झूठ बोलना तो बंद ही कर दो। रतन श्री को वही सोच में गुम छोड़कर आगे बढ़ गई। रतन राशि और तनु के पास चली गई। श्री कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वापस मुड़कर श्री कृष्ण राधा की उस तस्वीर के पास चली पड़ी। चारों बहनें जब तक घर पहुंची तब तक प्रेम और पुष्पा जी भी बुआ जी के साथ डॉक्टर के पास से आकर लौट चुके थे। चारों बहनों को एक साथ और खुश देखकर प्रेम और पुष्पा जी का मन प्रफुल्लित हो रहा था, तो वहीं बुआ जी मन ही मन कुढ़ रही थी। पुष्पा जी ने बुआ जी की नज़रें भांप कर प्रेम जी की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा, तो प्रेम जी ने आंखों ही आंखों में उन्हें आश्वस्त किया। प्रेम जी ने अपनी लाडली बेटियों की तरफ देखकर कहा, लग रहा है कि पूरा बाजार उठाकर तुम लोग का हाथ में आ गया है। काका लेकर आ गई हो जी। राशि और तनु उत्साह के साथ सारा सामान देखने लगी। रतन भी वहीं खड़ी थी। श्री ने अपने हाथ में थमा रखा एक पैकेट दरवाजे के पास लगी कील में टांग दिया और बाकी पैकेट्स लेकर पुष्पा जी को दिखाने लगी। मम्मी ये देखिए, ये जीन्स मेरी है, तनु ने कहा। ये वाली मेरी, रतन और रतन दी का, राशि ने कहा। दूसरे बैग से कुछ क्रॉप टॉप और टी शर्ट निकाल कर श्री दिखाने लगी। मम्मी, बहुत दिनों बाद बहुत मज़ा किया हमने, आप लोग भी साथ होते तो और मज़ा आता ना। कोई बात नहीं बाबू, फिर कभी चलेंगे, पुष्पा जी बोली। तभी बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी, हाय सबका पैंट खरीद के आया है, ये सब कपड़ा लड़के लोग पे अच्छा लगता है का, तो सूट सलवार खरीदना था ना। श्री चुप पड़ गई। रशि और रतन के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तनु बुआ जी की तरफ भावहीन होकर देख रही थी। बुआ जी ने पुष्पा जी को देखकर कहा, का दुल्हीन, अब बड़ हो गई है सब का, तुम लोग का पहनाव पर ध्यान देना चाहिए। पुष्पा जी पहले से ही चिड़ी हुई थी। उन्होंने छोटा मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बेटी लोग कोनो ख़राब कपड़ा तो नहीं पहनती कि हम ध्यान दें। वो कहावत तो सुने होंगे आप, जैसा देश वैसा भेष। हमको हमारी बेटी लोग जीन्स में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। बुआ जी ने उपेक्षा से पुष्पा जी को देखा और मुँह फेर कर बैठ गई। तभी श्री ने घबराते हुए एक बैग बुआ जी की तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, बुआ दादी ये आपके लिए। हैरानी से सबकी नजरें श्री की तरफ घूम गई। बुआ जी के चेहरे पर भी हैरानी और खुशी के भाव एक साथ आ गए। बुआ जी को अब भी विश्वास नहीं था कि श्री उनके लिए कुछ ला सकती है। श्री ने घबराते हुए धीरे से उस पैकेट में से एक साड़ी निकाली और बुआ जी के सामने रखते हुए बोली, बुआ दादी कैसा लगा। बुआ जी के हाथ खुद ब खुद साड़ी की तरफ बढ़े और वो उलट पुलट कर साड़ी को देखने लगी। हल्के नीले रंग की गुलाबी किनारे वाली सिल्क की साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी। बुआ जी की आंखों की चमक बता रही थी कि ये साड़ी उन्हें कितनी पसंद आई। उनके चेहरे की खुशी देखकर श्री ने एक पैकेट और बुआ दादी के सामने रखा। ये भी आपके लिए। बुआ जी ने पैकेट खोल कर देखा, उसमें चूड़ियाँ और कुछ सामान के साथ एक छोटा सा क्लच भी रखा था। बुआ जी को सारा सामान बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। रतन ने पूछा, क्या हुआ बुआ दादी, आपको पसंद नहीं आया ये सारा कुछ। बुआ जी ने अनमने ढंग से जवाब दिया, ठीक है, बाकी ये सिल्क का साड़ी हम कहाँ पहनते हैं, बड़ी छलहता है। एक रंग भी तनी सादा है, इसका रंग भी थोड़ा फीका है। श्री का चेहरा फीका पड़ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुआ जी की प्रतिक्रिया पुष्पा जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बुआ जी के सामने से साड़ी उठाकर कहा, कोनो बात नहीं बुआ जी, आपको ये साड़ी पसंद नहीं तो हम अलमारी में एक नया सूती का साड़ी रखा है, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा, आप वो ले लीजिए। ये साड़ी हम रख लेते हैं, हमको तो बड़ी पसंद आई है ये रंग का सिल्क का साड़ी। पुष्पा जी की बात सुनकर बुआ जी ने लपक कर वो साड़ी पुष्पा जी के हाथ से ले ली। ना ना दुल्हीन, ये साड़ी अच्छी ही है, इतना जतन से लेके आई है लड़की सब, ये लोग का मन रख लेंगे। बुआ जी की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। श्री ने प्रेम और पुष्पा जी के लिए भी शॉपिंग की थी। एक एक करके वो सारा सामान उन्हें दिखाने लगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।